नमस्कार बच्चों, संस्कृत सीखो के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 के 7वें पाठ विचित्र साक्षी का अभ्यास सरल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आप उत्तर लिखें। पेन में ले लेता हूं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। अर्थात आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर नहीं लिखना है, केवल एक पद में ही आपको जवाब देना है, उत्तर देना है। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः, किस प्रकार के प्रदेश में पद यात्रा करना, पैदल चलना कल्याणकारी नहीं था। तो उत्तर है इसका निशांधकारे प्रसृते विजने, गहन अंधकार में और एकांत स्थान पर, विजने बिना जन के, बिना लोगों के, अर्थात एकांत स्थान में, प्रसृते फैले हुए अंधकार में और एकांत स्थान पर पैदल यात्रा शुभकारी नहीं होता, शुभावह नहीं होता। अतिथि केन प्रबुद्ध, वह अतिथि किसके द्वारा जागा था। तो आपको याद है कहानी, चोर की पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज से वह अतिथि जाग गया था। चोरस्य पाद ध्वनि ना, यह इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृशकायः कः आसीत्। कृशकाय अर्थात कृश होता है कमजोर और काय शरीर, कमजोर शरीर वाला कः आसीत् कौन था। तो आप जानते हैं कि वह जो अभियुक्त था, अतिथि था, अतिथि भी लिख सकते हैं आप यहाँ, लेकिन किताब में जब ये वर्णन आता है तो वहां अभियुक्त लिखा है, क्योंकि उस समय वह अभियुक्त के रूप में न्यायालय में था। तो आप अभियुक्त ऐसा लिख सकते हैं। वह अभियुक्त, वह अतिथि कमजोर शरीर वाला था। न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने, जज ने किसको जेल की सजा, कारागार दंड, आदिष्टवान आदेश दिया। तो आपको पता है आरक्षी को न्यायाधीश ने जेल की सजा के लिए आदेश दिया था, और कितने साल की थी, याद है आपको, बताओ। शाबाश, 3 साल की। कम निक्षा मृत शरीरम आसीत। कम निक्षा किसके नजदीक मृत शरीर आसीत था, किसके नजदीक था। तो आपको पता है कि राजमार्गम, वह हाईवे के नजदीक वह मृत शरीर रखा गया था। अगला प्रश्न देखें, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अब आपको यह नहीं कहा गया है कि आपको एक पद में उत्तर देना है या पूर्ण वाक्य में। जब तक आपको एक पदेन उत्तरतः न कहा जाए तब तक आपको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। तो यहाँ आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। वह निर्धन जो मनुष्य था उसने कैसे धन को कमाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा निर्धन जनः भूरी परिश्रम्य, अत्यधिक परिश्रम करके धन को उसने कमाया था। अगला प्रश्न, जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। वह मनुष्य किमर्थम, इसलिए पैदल जाता है। किस लिए पैदल जाता है। तो जनः वह मनुष्य अर्थकार्षेण, धन के अभाव के वजह से, पदातिः गच्छति पैदल जाता है। अगला प्रश्न, प्रसृते निशांधकारे, फैले गहन अंधकार में, रात्रि के अंधकार में, सह किम अचिंतयत, उसने क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा था कि प्रसृते निशांधकारे स अचिंतयत, उसने सोचा यत कि विजने प्रदेशे, एकांत प्रदेश में, जहां कोई भी न हो, विजन जहां कोई भी लोग न हो, जन न हो, अर्थात एकांत प्रदेश में पदयात्रा न शुभावः, पदयात्रा करना मंगलकारी नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुतः चोरः क आसीत्। वास्तव में चोर कौन था। तो आपको पता है चोर कौन था वास्तव में। शाबाश, सही बताया। वास्तव में चोर था आरक्षी। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर आप कैसे देंगे, वस्तुतः चोरः आरक्षी एव आसीत्। जनस्य क्रंदनम निशम्य, उस जन का, उस मनुष्य का, क्रंदन निशम्य, क्रंदन को सुनकर आरक्षी अर्थात वो रोने धोने लग गया था ना। किम उक्तवान, क्या बोला, वह कोतवाल क्या बोला,
तो उसने कहा था जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षितवान यत्, उसने कहा कि तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई संदूक से गृहणात, ले जाने से, ग्रहण करने से, वारिता रोका गया था। इदानीम निज कृत्य से फलम भुंक्ष्व, अब अपने किए हुए कर्म का फल भोगो। अस्मिन अभियोगे, इस अभियोग में अर्थात चोरी के आरोप में, व्रत त्रयस्य 3 वर्ष का कारावास दंडम लक्ष्य से, जेल की सजा, 3 वर्ष की जेल की सजा प्राप्त करोगे, ऐसा उसने कहा था। अगला प्रश्न, मति वैभवशाली न दुष्करानि कार्याणि कथम साधयन्ति, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धि के वैभवशाली लोग होते हैं, वे मुश्किल से मुश्किल कार्य को, दुष्कराणि अपि कार्याणि, मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी कथम साधयन्ति, कैसे साध लेते हैं अर्थात कर लेते हैं। इसका उत्तर होगा मति वैभवशालिनः, मति वैभवशाली लोग अर्थात बुद्धिमान लोग, दुष्कराणि कार्याणि, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को भी, नीति युक्ति, नीति और युक्ति से, लीलया एव, खेल खेल में ही, साधयन्ति, साध लेते हैं, कर लेते हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब आपको जो रेखांकित पद दिए गए हैं कौन कौन से, जैसे यहाँ पुत्र में दिया, यहाँ तस्मई में, यहाँ चोरस्य, बंकिम चंद्र, भार वेदनया और चत्वरे, ये जो रेखांकित पद हैं इनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण की एक वीडियो है चैनल पर, विस्तार से आप उसमें जान लें कि किस प्रकार से प्रश्न निर्माण किया जाता है, क्या उसके नियम है। यहां हम केवल उत्तर देखते हैं। पुत्रम द्रष्टुम, तो पुत्रम के स्थान पे हो जाएगा कम। आप प्यारे बच्चों पूर्ण वाक्य में ही प्रश्न निर्माण का आप उत्तर देने का प्रयास करें, आप केवल कम ऐसे ना लिखें। अगर मान लीजिए अगर आप एक पद में उत्तर देते भी हैं, वैसे तो आपको देना नहीं चाहिए, लेकिन देते भी हैं तो आप कम इस प्रकार नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप एक पद में दे रहे हैं। तो आपको मकार को हलंत करना है और फिर उसके बाद प्रश्न निर्माण का अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। इस प्रकार से आपको एक पद में अगर दो तो देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक पद में आप उत्तर ना लिखें, पूर्ण वाक्य में ही आप उत्तर लिखें। दूसरा है, इसको मैं साफ कर देता हूं, करुणा परो गृही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत, तस्मई के स्थान पर हो जाएगा कस्मई, बाकी सारा इसी प्रकार से, और पूर्ण विराम की जगह पे आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये आपको अंतर करना होता है। चौरस्य पाद ध्वनिना, चौरस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य, आ गया कस्य पाद ध्वनिना। अगला प्रश्न, न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो न्यायाधीश इसके स्थान पर हो जाएगा कह। स भार वेदनया, सह भार वेदनया, स कया, भार वेदनया कया। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, तो चत्वरे इसके स्थान पर हो जाएगा कुत्र। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि या संधि विच्छेद आप करें। प्यारे बच्चों संधि और संधि विच्छेद के साथ साथ संधि का नाम भी परीक्षा में आता है कि नाम भी बताएं, तो हम नाम भी साथ के साथ जानते जाएंगे, आप अपनी कॉपी में लिख लेना। पहला है पदाति ही धन एव, पदाति रेव, यहां पर संधि विच्छेद हो जाएगा पदाति ही विसर्ग धन एव, और विसर्ग का हो गया रे आधा और रे में ए मिल गया, बन जाएगा पदाति रेव। और यहां संधि कौन सी है, विसर्ग संधि, आप यहां लिखेंगे विसर्ग संधि। दूसरा है निशांधकारे, अब इसका संधि विच्छेद होगा निशाधन अंधकारे, आ धन अ मिलकर बन गया आ, और ये संधि कौन सी है, ये संधि है दीर्घ, स्वर संधि का एक भेद है दीर्घ संधि। अभिधन आगतम बन जाएगा, अब आपको संधि विच्छेद दे दिया, आपसे संधि करने के लिए कहा गया है, तो संधि आप करेंगे, बन जाएगा अभ्यागतम, ई को हो गया ये, और ई को यह कौन सी संधि में होता है, स्वर संधि का भेद है यन संधि, इसमें होता है ई को यह, ऊ को वह, री को रे, ली को ले होता है। भोजन धन अंते, यह भी दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, बन जाएगा भोजनांते, यहां भी आप दीर्घ संधि ऐसे लिख लेंगे। और चोरोयम, चोरह धन अयम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और संधि हो जाएगी पर रूप संधि। प्यारे बच्चों स्वर संधि के 8 भेद जो होते हैं, मुख्य रूप से 5 होते हैं,
लेकिन जो 8 भेद होते हैं कुल, तो उनमें से एक होती है पर रूप संधि। तो यहां है पर रूप संधि। अगला देखें, गृह धन अभ्यंतरे। अब ए धन ए बन जाएगा गृहाभ्यंतरे और संधि हो जाएगी स्वर संधि में दीर्घ संधि। लीलयैव, लीलया धन एव, आ और ए मिलकर आई बन गया और संधि कौन सी है यहाँ? संधि है वृद्धि। दोबारा से लिखता हूं मैं, वृद्धि, संधि है वृद्धि। यदुक्तम, यहां है यत धन उक्तम और यहां संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का आप पाठ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल आप सीधा लिख देना व्यंजन संधि। प्रबुद्ध धन अतिथि, यहां भी प्रबुद्धो अतिथि और ठीक उसी प्रकार से यहां संधि कौन सी हो जाएगी? यहां संधि हो जाएगी पर रूप संधि, पर रूप संधि। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि सन्ति। अधोलिखित जो पद हैं वो भिन्न भिन्न प्रत्ययों से बने हुए हैं, प्रत्यांत हैं। तानि पृथक कृत्वा, उनको अलग अलग करके निर्दिष्टानाम प्रत्यानाम अध लिखत, निर्दिष्ट प्रत्ययों को नीचे आपको लिखना है। अर्थात क्या है कि लैप प्रत्यय के हैं उनको अलग करना है, कतः प्रत्यय के जो इनमें उदाहरण है उनको अलग करना है, कतः वतु के हैं उनको अलग करना है और तुमुन प्रत्यय के अलग करने हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये आप जान लो कि लैप प्रत्यय की पहचान क्या होगी। आप इसमें इनमें कैसे देखेंगे कि लैप प्रत्यय का ये उदाहरण है। तो लैप प्रत्यय वहां होगा जिसमें धातु से पहले कोई ना कोई उपसर्ग हो। तो उपसर्ग, धन, धातु और अंत में यहां सबसे अंत में यह शेष बचा हुआ होगा, यह शेष। तो जहां ऐसा होगा वो होगा लैप प्रत्यय का उदाहरण। दूसरा, कतः प्रत्यय कौन सा होगा? कतः प्रत्यय वो होगा जिसके अंत में तह विसर्ग आपको दिखाई देगा, तो मान लेना कि वो कतः प्रत्यय का उदाहरण है। कतः वतु प्रत्यय कौन सा होगा? जिसके अंत में क्यों? क्योंकि प्रत्यय अंत में ही जुड़ते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं। तो कतः वतु प्रत्यय वहां होगा जहां अंत में आपको तवान दिखाई दे, तवान। हालांकि पुल्लिंग में तवान, स्त्रीलिंग में तवती और नपुंसक लिंग में तवत शेष बचता है। तो यहाँ आपको सारे के सारे पुल्लिंग के उदाहरण है। तो तवान जहां भी शेष बचता है वो कतः वतु प्रत्यय का उदाहरण होता है। और तुमुन प्रत्यय का शेष में क्या बचता है? तुमुन प्रत्यय का आपको अंत में दिखाई देगा तुम, जहां भी तुम आपको दिखाई दे वो हो जाएगा तुमुन प्रत्यय का उदाहरण। तो चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले परिश्रम में परि उपसर्ग पूर्व श्रम धातु है और यह लास्ट में है, तो कौन सा हो जाएगा? लैप प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। उपार्जितवान, तवान शेष है, कतः वतु का हो जाएगा। दापितुम, तुम शेष है तो तुमुन प्रत्यय का। प्रस्थित, तय शेष है, कतः का। द्रष्टुम, फिर तुम है तो तुमुन प्रत्यय में आ जाएगा। विहाय, ये लैप प्रत्यय में आ जाएगा क्योंकि वी, हा और लैप। पृष्ठवान, पृष्ठ धातु से तवान लास्ट में बच रहा है, तय कुटय हो गया। प्रविष्ट, तो ये हो जाएगा कतः वतु प्रत्यय का पृष्ठवान। और प्रविष्ट कतः प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा। आदाय, आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु है और यह है अंत में बचा हुआ, तो लैप प्रत्यय का उदाहरण। क्रोसितुम, ये कौन सा है? तुम शेष बच रहा है तो तुमुन प्रत्यय का उदाहरण। नियुक्त में तह शेष बचा हुआ है तो ये हो जाएगा कतः प्रत्यय का उदाहरण। नीतवान में तवान शेष बच रहा है तो कतः वतु प्रत्यय का। निर्णय तुम में तुम शेष बच रहा है तो तुमुन प्रत्यय का। आदिष्टवान, यहाँ भी तवान शेष बचा हुआ है, तय कुटय हो गया है तो बन गया कतः वतु प्रत्यय का उदाहरण। ये समागत्य सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लैप प्रत्यय है तो ये लैप प्रत्यय का उदाहरण। मुदितः, तह शेष बचा हुआ है मुद धातु से कतः प्रत्यय, तो मुदितः बनता है तो ये हो जाएगा कतः प्रत्यय का उदाहरण। तो प्यारे बच्चों हमने देखा क्या? हमने यही देखा, यही आपको परीक्षा में देखना है कि अगर उपसर्ग पूर्वक यह शेष बचा हो तो लैप प्रत्यय, तवान शेष बचा हो तो कतः वतु प्रत्यय, तुम शेष बचा हुआ हो किसी भी शब्द में तो फिर तुमुन प्रत्यय, और तह विसर्ग शेष बचा हुआ हो तो वो कतः प्रत्यय का उदाहरण होगा। ये आपको मान लेना है।
तो अब आप देखें कि सभी में जो लेप प्रत्यय के उदाहरण हैं उनको एक साथ लिखते हैं तो बन जाएंगे परिश्रम में विहाय, आदाय और समागत्य। कतः प्रत्यय के उदाहरण कौन कौन से हैं इसमें? तो प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः और मुदितः। कटावतु के उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। और तुम उनके हैं द्रष्टुम, क्रोशितुम, दापितुम और निर्णेतुम। अब प्यारे बच्चों यहाँ आप एक चीज को समझ लें, हालांकि संस्कृत में कोई भी चीज ऐसे वैसे नहीं हो जाती, सभी सूत्रों के द्वारा होती है, लेकिन आप यहाँ आपको बारीकी जानने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक जान लेनी है कि किस प्रकार से ये होता है और कम से कम मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर किस प्रकार से मिल सकते हैं वो चीज आपको जाननी है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब मूर्धन्य से जब भी आ रहा है और उसके बाद ठीक तय आ रहा है तो उसको तय को तय हो रहा है। यहाँ तय था, तय हो गया। अब आप यहाँ देखें, मूर्धन्य से के बाद तवान का तय था तो उसको भी तय हो गया। आदिष्टवान, दिस का मूर्धन्य से था, तवान का तय तय हो गया। दृश्य धातु का जो से है मूर्धन्य से यहाँ, तो तय को तय हो गया, तुम का तुम बन गया। तो आप ये ध्यान रखना कि कहीं अगर तय को तय हुआ हो तो आप ये मत सोच लेना कि यहाँ तो तुम नहीं है या तवान नहीं है या तह विसर्ग नहीं है, तो ये उसका उदाहरण नहीं होगा। जहां जहां मूर्धन्य से है तो तय को तय हो जाता है। ये एक सिंपल सा आप याद रखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगला आप प्रश्न देखें, अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयेत्। अधोलिखित वाक्यों को बहुवचन में आप परिवर्तित करें। तो स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान। बहुवचन प्यारे बच्चों होता कैसे है कि जो कर्ता है वो भी बहुवचन में हो जाएगा और कर्ता जो है उसी के अनुसार क्रिया होती है तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी। बाकी कर्म को आप इसी प्रकार से रहने देंगे तो वह वाक्य बहुवचन का बन जाएगा। तो अब आप देखो, सह बस यानम विहाय, सह वह और कृतवान, तो ये कर्ता है और ये क्रिया है, इन दोनों में आप परिवर्तन कर देंगे तो ये वाक्य बहुवचन का हो जाएगा। जैसे सह वह, तो इसका बहुवचन हो जाएगा ते वे, और कृतवान की जगह पे हो जाएगा कृतवंतः। बाकी सारा ऐसे ही रखे रहने देंगे, बन जाएगा बहुवचन का। प्रश्नों में इसी प्रकार बहुवचन परिवर्तित करने हैं। चौरह ग्रामे, इसका हो जाएगा चौरह के स्थान पर चौराह, आसीत के स्थान पर आसन। कश्चन चोरः, कोई चोर, तो कश्चन की जगह पे केचन और चौरह के स्थान पर चोरा। गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट के स्थान पर हो जाएगा प्रविष्टाः। अन्य द्युः तौ न्यायालय स्व पक्षम स्थापितवन्तौ, इसका बहुवचन क्या बनेगा? अन्य द्युः। तौ के स्थान पर वे दोनों किसका बहुवचन? ते वे, और स्थापितवन्तौ स्थापितवन्तः। अगला प्रश्न है, कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो कोष्ठक में ये जो शब्द आपको दिए गए हैं और निर्देश भी दिया गया है कि आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, उसी प्रकार से निर्देश मानकर आपको विभक्ति लगानी है। जैसे सह निष्क्रम्य बहिः अगच्छत्, विसर्ग कार्य हो गया, संधि यहाँ विसर्ग संधि। तो बही के योग में उपपद विभक्ति भी आप यहाँ जान लें कि बही के योग में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, और आपको कहा भी गया है कि गृह शब्द से पंचमी लगाएं, तो क्या हो जाएगा? गृहात। क्या हो जाएगा? गृहात। गृहस्थः आश्रयम प्रायच्छत्, देने के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो अतिथि शब्द चतुर्थी विभक्ति आपको लगानी है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर आप देखें, गृहस्थः अतिथये। आगे है तौ प्रति प्रस्थितौ, प्रति के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो न्यायाधिकारिण शब्द है तो न्यायाधीशम ये शब्द बन जाएगा। चौर्याभियोगे त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, आपको कहा गया है इदम शब्द में सप्तमी विभक्ति आपको लगानी है, तो हो जाएगा अस्मिन् चौर्याभियोगे, अस्मिन्। चौरस्य पाद ध्वनिना शब्द में तृतीया लगानी है, पाद ध्वनिना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने विचित्र साक्षी नामक पाठ का अभ्यास सरल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अगले पाठ की
अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।